गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, जो कि एक ऐसा यादगार दिवस है जो हमें याद दिलाता है कि भारत की सीमा की रक्षा के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और हमें ऐसे देश का नागरिक होने के लिए गर्व महसूस करना चाहिए। तो आप ये सिर्फ आज का नहीं है, प्राचीन भारत में भी, जहां हम देखें वैश्विक स्तर पर मध्य एशिया में 712 में ही मुस्लिम धर्म फैल चुका था, लेकिन उसे भारत में फैलने में 1000, आपने देखा होगा 1000 ईस्वी के बाद भारत में, तो मतलब 500 वर्षों के आसपास लगभग भारत की सीमाओं की रक्षा ऐसे राजा करते रहे, ऐसे राजस्थान के राजाओं का उसमें सहयोग था कि जो इतने साहसी थे, जिन्होंने भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों को घुसने नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि भारत की सीमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर ऐसे देश के नागरिक हैं हम, जो अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कारगिल विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन की। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षा सेवा विधेयक हाल ही में पेश किया गया है और ये किस सदन में रखा गया है? तो ये रखा गया है लोकसभा, जो कि निचला सदन होता है संसद का। यहाँ पर ये रखा गया है लोकसभा विधेयक। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए कि इसका उद्देश्य है देश भर में सरकारी स्वामित्व वाले सभी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना, कि ऐसी जो आयुध कंपनियां हैं जो रक्षा संबंधी सामान को बनाती हैं, अगर ऐसी कंपनी के कर्मचारी किसी भी कारण से हड़ताल पर चले जाते हैं तो ये उन कंपनियों का बहुत बड़ा लॉस होगा, देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में इन कंपनियों के कर्मचारी जो हैं, ये कारखाने हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, उनको हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए ये विधेयक रखा गया है। और कहाँ रखा गया है? तो लोकसभा में रखा गया है। हो सकता है मे बी बैक में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा आज, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से मैं जिस रूम में वीडियो बनाती हूँ आज मैं वहाँ नहीं बैठ सकती, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइस एडमिरल विनय को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित पुरस्कार है? तो यहाँ पर भारतीय जो सेना है, इसके वाइस एडमिरल विनय को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हो जाता है, क्योंकि यूके के साथ अभी हमारी ब्रिटेन के साथ कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? तो पास एक्सरसाइज हमारी हो रही है यूके के साथ में। तो यहाँ पर इनको डेलरिम्पल पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय नौसेना से संबंधित है, क्योंकि आपको एडमिरल से पता चल गया होगा कि जो एडमिरल शब्द है वो नौसेना के जो भी सैनिक होते हैं उनके जो वाइस, इनके आगे, नाम के आगे लगता है। तो आगे आप देखेंगे इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर रखा गया है, और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 2006 से की गई थी। तो 2006 से ये दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जो वीर सैनिक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर राज्य के विकास के लिए, युवाओं को विकासात्मक कार्य में लगाने के लिए यहाँ पर राज्य के युवा नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। और किसके द्वारा? तो यहाँ पर मेघालय जो राज्य है, मेघालय की राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। अब आज का आपके लिए पहला प्रश्न है कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों के गवर्नर बदले हैं। तो आप एक बार चेक करिएगा कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेघालय बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये लोकसभा में रखा गया है अंतर्देशीय पोत विधेयक, जो जहाज रानी मंत्री हैं हमारे वर्तमान में, उनके द्वारा रखा गया। और आपको पता है कि अभी कैबिनेट में परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा रखा गया है अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। और कहाँ पर रखा गया है? तो लोकसभा, जो कि संसद का निचला सदन हो जाता है, यहाँ पर रखा गया है।
असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट स्तर के जहाजरानी मंत्री हो जाते हैं। इनके द्वारा ये पोत विधेयक रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर जो भी ऊर्जा मंत्री थे उनकी ये बैठक का आयोजन किया गया है और इसके आयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसमें देखा गया कि जो जंगलों में आग लग जाती है और उसमें भी अमेरिका के जंगल मुख्यतः इसमें शामिल किए गए, जिसमें आग लगने के कारण वहाँ पर ताप जो है, वहाँ पर जो तापमान है उसमें बहुत ही वृद्धि हुई। अभी हमें अमेरिका और कनाडा में एक हॉट डोम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो ये देखने को मिला। इसी पर चर्चा करने के लिए कि क्यों इतना जंगलों में आग लग रही है, क्या ऐसी कमी है या कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जिनको हमें दूर करना है और पर्यावरण को स्वस्थ बनाना है। तो यहाँ पर G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन किया गया और ये आयोजन हुआ है नेपल्स में। नेपल्स जो कि इटली में स्थित है, शहर नेपल्स जो कि कहाँ पर स्थित है, इटली में स्थित है। और यहाँ पर ये ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है, ये जो वार्ता है, इसका आयोजन किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप जान लीजिए भारत की तरफ से भूपेंद्र जी ने हिस्सा लिया है। अगला जो प्रश्न है वो आप देखिए कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पहले ही दिन मीराबाई चानू ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? तो यहाँ मीराबाई चानू जी की बात हो रही है। तो ये सभी वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि पहले ही दिन टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड तो खैर हम लोग नहीं अभी तक जीत सके हैं, लेकिन सिल्वर मेडल एक हम लोगों के हिस्से में अभी तक आया है। तो सिल्वर मेडल वो भी जीता गया है मीराबाई चानू जी के द्वारा और ये जीता गया है वेट लिफ्टिंग में। तो जो लोग कहते हैं ना कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कभी अगर पाला पड़ जाए ना महिलाओं के साथ में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कर सकती हैं। तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो मीराबाई चानू जी ने यहाँ पर देश का गौरव और बढ़ाते हुए सिल्वर मेडल जीता है, वो भी पहले ही दिन जीता है। तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, मीराबाई चानू इनका नाम हो जाता है। नेक्स्ट इनको थोड़ा सा याद रखिए कि 49 केजी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और जो कुल भार इन्होंने उठाया था वो 202 केजी का इन्होंने भार उठाया था। 49 केजी इनका खुद का वेट है, जिस श्रेणी में इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केंद्र सरकार प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ का निवेश करेगी? तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाते हैं उनके लिए 324 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ताकि ये जो परीक्षण है इनको और बढ़ाया जा सके, नए नए वैज्ञानिक तरह तरह की खोज कर सकें। और जाहिर सी बात है कि भारत में जिस भी तरह की, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड खोज हो या अन्य किसी भी प्रकार की खोज हो, उसमें अपना सहयोग ये वैज्ञानिक दे सके। तो प्रयोगशालाएं बनानी पड़ेंगी, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 324 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात की है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्थित मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया है? तो ये मावियोंग जो है कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा शहर है जहाँ पर ये मावियोंग जो जगह है, जहाँ पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिलांग में स्थित हो जाता है। तो ये शिलांग में स्थित है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मावियोंग नामक जगह पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया गया है। तो अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हो जाते हैं, इसके साथ साथ में इनके अधीन कौन सा मंत्रालय हाल ही में किया गया है? ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि अमित शाह जी को हाल ही में कौन सा नया मंत्रालय सौंपा गया है। हिंट आपको देती हूँ कि ये मंत्रालय जो इनको सौंपा गया है इसका गठन अभी ही किया गया है। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, ताकि आप आसानी से उत्तर दे सकें और आपको सर्च न करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनी आज़ाद की शौर्य गाथा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आज़ाद की शौर्य गाथा का उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो इनका नाम हो जाता है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पर जो केंद्रित एक प्रदर्शनी थी, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो प्रदर्शनी है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम लोग पूरा साल वर्ष भर मनाएंगे, ताकि जो अब आने वाला जो समय है
हैं उसमें हम 75 वर्षों का पूरा एक कह सकते हैं 75 वर्ष हमें आज़ादी के पूरे होंगे, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अमृत महोत्सव इस ईयर पूरा चलेगा। तो इसी के तहत ये इसका हिस्सा था, जो प्रदर्शनी थी इसको मनाया गया। यहाँ पर आयोजन स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो है भाई क्यों लॉन्च किया गया है? तो इससे इसका जो मेन रीज़न था, जो ड्रोन हैं उनकी पहचान करना, या ऐसे जो साइबर जो आप देखते हैं थ्रेट होते हैं, साइबर खतरा होता है, उसको पहचानना, इसके लिए ये प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का ये जो उद्घाटन किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये मदद करेगा कि कोई ऐसा खतरा तो नहीं है जो भारत के ऊपर मंडरा रहा है, कोई साइबर थ्रेट या ड्रोन के माध्यम से कोई खतरा, तो इस पर ये नवाचार केंद्र जो है वो काम करेगा। और ये लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है? तो आपको जानकारी दे दूं कि अभी ये लॉन्च नहीं किया गया है। ये जो देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, ये अभी इस पर कार्यरत है और जोगाजोग नामक फेसबुक का एक कह सकते हैं विकल्प के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च करने की योजना बना रहा है, इसको विकसित कर रहा है। तो जोगाजोग फेसबुक का विकल्प किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। तो बांग्लादेश यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना हाल ही में शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा, और ये शुरू किया गया नुब्रा घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी में यहाँ पर ये शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया? तो चिकित्सीय सहायता पहुँचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर ये नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है, ताकि चिकित्सकीय सहायता जो है वो यहाँ पर पहुँचाई जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये आज का आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे ये प्रश्न बनना ही बनना है, आपसे पूछा ही जाएगा। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो रामप्पा मंदिर है इसको शामिल किया गया है, और इस बात की आधिकारिक पुष्टि ट्वीट करके यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की ऑफिशियल साइट पर की गई। इसके साथ साथ भारत के जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाते हैं उनके द्वारा भी ट्वीट करके सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब किया गया है कि भाई आप लोगों को बधाई कि रामप्पा जो मंदिर हैं जो एक विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं उसके लिए तेलंगाना के वासियों को इन्होंने सभी भारतवासियों को बधाई दी है। तो ये जो मंदिर है रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तेलंगाना में स्थित हो जाते हैं। तो तेलंगाना चर्चा में आ गया है, तेलंगाना को पढ़ लीजिएगा, और तेलंगाना में ये मंदिर स्थित हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर हैं ये काकतीय वंश के द्वारा बनवाए गए थे। 12वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक हमें काकतीय वंश का जो अस्तित्व है वो देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये जो कुछ राज्यों के हिस्से थे इसमें शामिल थे, या जहाँ पर इनका काकतीय वंश का शासन चलता था। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये रामप्पा मंदिर बनवाए गए थे जो कि शिव मंदिर है। ये भी याद रखिएगा, ये किसका मंदिर है? ये भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। तो ये तेलंगाना में स्थित हो जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया है। तो 38 + 1 अब कितने हो गए हैं? 39 हो गए हैं। 39 अब हमारे यहाँ भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर 39 हो गई हैं, 39 हो गई हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और जो कि एग्ज़ाम में पूछी भी ज़रूर जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कल जो मैंने वीडियो डाला था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसका सेकेंड पार्ट भी जल्द लेकर आऊँगी। तो आप लोग उस वीडियो को भी अभी शेयर करते रहिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी UPSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।